Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss today origin and growth of equity in England. It is in 6th semester of 3 years course. Equity law is also in syllabus of PCSJ. I shall tell you today origin and growth of equity in England. इक्विटी की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की हिस्ट्री बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुरानी है। इसकी ओरिजिन किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। इसकी ओरिजिन एक सुनियोजित रीत से हुई है। मेटलैंड का कहना है कि इक्विटी की ओरिजिन लॉ की रिजिडिटी को, कठोरता को कम करने के लिए हुई है। इसका लॉ से कोई अपोजिशन नहीं है, विरोध नहीं है। इसकी ओरिजिन लॉ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, अभी तो उसको पूरा करने के लिए हुई थी। इस प्रकार जब जब ये पाया गया किसी मामले में कॉमन लॉ रेमेडी प्रदान करने में असफल रही है, यानी कॉमन लॉ में कोई रेमेडी नहीं है उस मामले के लिए, तो इक्विटी ने उसमें इंटरवीन किया और पार्टीज को प्रॉपर एवं सफिशिएंट रिलीफ दिलवाया। विधि की पूर्ति करते हुए इक्विटी ने इस प्रकार अपार गति से विकास की सीढ़ियां प्राप्त की और अपनी वर्तमान स्थिति तक इक्विटी ला पहुंचा। ये इक्विटी ने इस उक्ति को चरितार्थ किया है कि जीवन की तरह विधि भी स्थिर नहीं है। जैसे लाइफ स्थिर नहीं है, वैसे लॉ भी स्थिर नहीं है। रोम में इसकी ओरिजिन लॉ की रिजिडिटी को, कठोरता को कम करने और लॉ को सिंपल बनाने के लिए हुआ था। इक्विटी के अस्तित्व में आने के पहले रोम में सभी पावर्स एम्परर के हाथों में सेंट्रलाइज थी। सभी प्रकार के केसेस में उसका निर्णय फाइनल होता था। किंतु रोमन एम्पायर के विस्तार के साथ ही रोम में इक्विटी का उद्भव एवं विकास हुआ। रोम में विधि एवं साम्य का प्रशासन एक ही ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता था। प्रेटर ही दोनों अधिकार क्षेत्रों का एक साथ प्रयोग करता था। इंग्लैंड में भी साम्य के उद्भव एवं विकास का इतिहास लगभग उतना ही प्राचीन है जितना कि रोम का। एडवर्ड प्रथम के शासन काल तक इंग्लैंड में एक ही विधि प्रचलित थी जिसे कॉमन लॉ कहते थे। इसका प्रशासन 3 सेपरेट न्यायालयों द्वारा किया जाता था। किंग्स बेंच, सार्वजनिक प्रतिकथन न्यायालय, राजकोषीय न्यायालय। वास्तव में सामान्य विधि की कठोरता को कम करने हेतु प्रथम प्रयास सन 1285 में किया गया, क्योंकि इस वर्ष
वेस्टमिनिस्टर का द्वितीय स्टैट्यूट पारित किया गया था। इसके बाद लगातार प्रयास जारी रहे। चांसलर का इस मामले में काफी कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उसने वादों का निश्चय, निर्णय, कंक्लूजन शाह में इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस के आधार पर करना प्रारंभ किया। हल्सबरी कहते हैं कि मध्ययुगीन युग में सद्विवेक एवं साम्य स्वामी जुड़वा बच्चों के समान थे, ट्विन, जो बिना अलग किए ही एक दूसरे से संतुष्ट थे। मिटलैंड कहते हैं कि चांसलर को अब कॉमन लॉ के अधिकार क्षेत्र से वर्जित कर दिया गया था। वह ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता था जो सामान्यतः कॉमन लॉ के न्यायालयों द्वारा सुने जा सकते थे। इस प्रकार टॉर्ट्स, लैंड एवं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंट्रैक्ट का विनिश्चय अब चांसलर नहीं कर सकता था। इस प्रकार इंग्लैंड में मध्य युग में जहां इक्विटी एक उच्च उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, वहां ये आलोचना का विषय भी बना रहा। 16वीं सेंचुरी में इक्विटी के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का एक सूत्रपात हुआ। अब इक्विटी के कोर्ट या चांसरी की कोर्ट आकस्मिक घटना, कपट एवं विश्वासघात से संबंधित मामलों का निश्चय भी करना प्रारंभ कर दिया था। इस शताब्दी में जिन नियमों का विकास हुआ वह इक्विटी एवं गुड कॉन्सेंस के रूल थे। 17वीं सेंचुरी का युग इक्विटी के डेवलपमेंट के संदर्भ में रूपांतर का युग कहलाया और 18वीं सेंचुरी तक इक्विटी अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंच गया। इसी समय चांसरी ने इक्विटी के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इस शताब्दी के अंत तक इसने एक नियति पद्धति का रूप धारण कर लिया।